बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें और हमेशा ही आप लोग बखैर आफियत रहें। एक वीडियो है जो सर्कुलेट कर रही है, ईद के इन्हीं अयाम के हवाले से है। फैसलाबाद की तरफ जो लोग सफ़र करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि शेखुपुरा से आगे आप जाएँ तो बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, उसमें एक मानावाला का एरिया भी आता है। मानावाला एक जगह का नाम है। उस जगह के अंदर एक ख़ास हिस्सा है जिसकी इस वक्त वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इलाका 203 रे बे है मानावाला। यहाँ पर एक ट्रक उलट गया है और इस ट्रक के ड्राइवर से कोई हादसा रूनमा हुआ है। ड्राइवर खुद गाड़ी छोड़ के, ट्रक छोड़ के भाग गया है। वहाँ इलाके के जो लोग थे उन्होंने ये नहीं देखा कि मसला क्या हुआ है, उन्होंने बोतलें उठाना शुरू की हैं और ट्रक लदा हुआ था इन सारी बोतलों से। तो उन्होंने सारी ट्रक के अंदर से बोतलें उठाई हैं, उसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द हजरात भी उसमें शामिल हैं। वो सारे के सारे उन बोतलों को उठाकर घर की तरफ भाग रहे हैं ताकि वो अपनी ईद को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। कहने और देखने में छोटी सी एक बिल्कुल वीडियो है, मगर अगर आप इसके अंदर जांच के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि अखलाकी तौर पे हम कितनी गिरावट का शिकार हैं। कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, हमें इस बात से फिक्र नहीं होती कि अंदर वाला मर गया या जी रहा है। हमें इस बात की फिक्र होती है कि अंदर से क्या क्या बरामद होगा। कुछ लोग मोबाइल फोन उठा के ले जाते हैं, कुछ लोग सोना जो खवातीन ने पहना होता है वो उतार के ले जाते हैं। और ये हादसा जहां जहां पर भी होते हैं, इस किस्म के हालात वाकयात और इस किस्म की कहानियां हमारे सामने आती हैं। ये हमारी अखलाकी गिरावट का मयार बताती हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पढ़ रही थी जब मैंने ये वीडियो देखी। उस हदीस के अंदर ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसी राया वैसे हुक्मरान, जैसे तुम लोग खुद होगे वैसे ही तुम्हारे पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। फिर एक हिंदुओं के अंदर एक मिसाल दी जाती है, पुराने वक्तों के लोग ये मिसालें देते थे। वो ये कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, कि हुक्मरान जैसा होगा उसके जो मातहत लोग होंगे वो भी वैसे होंगे। ये दोनों एक जैसे ही हैं। सबसे मुकद्दम तो जाहिर सी बात है हमारे नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे ऊपर फॉर्म 47 की चोरों वाली मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है और उसके जो नीचे हैं हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग भी अखलाकी गिरावट का शिकार है। हम जहां देखते हैं कि हमें छोटी सी चीज से फायदा हो सकता है, वहां पर हम अपनी कार्रवाई, अपनी वारदात डाल देते हैं। आप डाकू उठाकर देख लें, आप चोरों को आप देख लें, आप आम पब्लिक को देख लें, हेरा फेरी से कोई भी बाज नहीं आता। मगर हुक्मरान और लीडर हमें साफ शफाफ चाहिए। अच्छा, बड़े लोगों ने है वो ये काम किया कि उन्होंने पीटीआई के साथ मुसल्लत कर दी कि भाई लीडर इनको बड़ा सच्चा चाहिए। मतलब इमरान खान साहब और जो तमाम इमरान खान साहब के साथी लोग हैं उनकी तरफ एक दो लोगों ने तो मैंने ट्वीट देखे उनके, वो बाकायदा ये जो चुराने वाले हैं, बोतलें चुराने वाले हैं, उनको यूथिए कह रहे हैं। मतलब मर्जी से हर कोई इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है इस वीडियो को, जिसका जो मतलब इसका नजर आ रहा है। मगर याद रखना चाहिए कि अगर ऊपर वाला हमारा चोर बैठा हुआ है तो नीचे वाले भी चोर होंगे। नीचे वाले चोर हैं, अगर हम सारे के सारे चोर हैं तो हमें ये ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि इमरान खान जैसा जो है ना साफ शफाफ किस्म का लीडर हमारे ऊपर मुसल्लत हो सके। फिर हमें सूट यही करती हैं फॉर्म 47 की हुकूमतें, इसी किस्म के लोग हमें सूट करते हैं कि हमारे ऊपर भी चोर हों तो नीचे भी चोर हों। वो कहते हैं ना कि जोन सी ईंट उठाओ, जोन सा पत्थर उठाओ, नीचे से एक करप्शन का स्कैंडल निकलता है। पाकिस्तान का आलम यह है कि हर करप्शन के स्कैंडल के साथ वाली ईंट उठाओ तो हम जैसे चोर बरामद होते हैं। नीचे वाले भी चोर हैं और ऊपर वाले भी सारे चोर हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और बड़ी आम चीज के ऊपर। वो चीज ये है कि अभी सनम जावेद के वालिद ने एक खत लिखा था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को। इस खत का जो इक्तबास है, जो इसका मामूली सा हिस्सा पूरे खत का खुलासा बयान करता है, वो मैं आपके सामने रखूंगी और कुछ गवर्नर राज के हवाले से भी लिखूंगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ये क्या कर रहे हैं। बस एक सूबा है जिसकी बुनियाद पर इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनकी गर्दन बुलंद है। सिर्फ एक सूबा है जिसकी पब्लिक ने यह मैंडेट दिया है खान साहब को कि खान साहब आप रिहा होकर आए, हम पूरे पाकिस्तान को आपके साथ मिला लेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये जो अपने जज्बातीपन में, अपने पागलपन में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपने जज्बात में आके इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गवर्नमेंट इसका फैसला करेगी और इसका फायदा भी उठाएगी। इसकी तफसील मैं आपको देती हूँ, मगर पहले मैं सनम जावेद के वालिद ने जो खत लिखा है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, उसका इक्तबास आपके साथ शेयर करूँ। सनम जावेद के वालिद ने जो लिखा है वो बड़ा तकलीफ दे, बड़ा अलमनाक है। वो जो हमें वीडियोस में पेशियों के वक्त में बगलगीर होती हुई, हंसती मुस्कुराती हुई सनम जावेद नजर आती है, वो सनम जावेद अंदर से बड़ी टूट गई है। वो चाहे उस खुद को बयान ना कर पाए, शायद वो इमरान खान के लिए इतना डट के खड़ी हो गई है कि शायद वो खातून खुद कुछ ना कह सके, मगर उसके वालिद का, एक बाप जो होता है, जो एक माँ है, वो उसका जज्बा ऐसा ही होता है, वो इतने ही मजबूर होते हैं। सनम जावेद के वालिद ने जस्टिस काजी फायजिसा साहब को लिखा है कि सनम जावेद के साथ आपको पता है कि गुआंतानामो बे जो जेल है,
کتنی خطرناک جیل ہے اور دنیا کے سب سے خطرناک جیلوں میں ایک مانی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے اسی جیل کے قیدیوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ جیسے صبح سورج کی پہلی کرن طلوع ہوتی ہے، میری بچی کو پرزنر وین میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے گھمایا جاتا ہے، اس کو جہاں جہاں گھمانا ہے، اتنی شدید گرمی میں اس کو گھمایا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اختیار کے۔ لوہے کی اتنی گرم وہ پرزنر وین ہے، قیدیوں کی وین ہے، اس میں میری بچی اکیلی بیٹھی رہتی ہے، سارا دن اس کو گھماتے ہیں۔ اتنی شدید گرمی ہے کہ نہ پانی دیتے ہیں اس کو، نہ کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، اور جب شام 7-8 بجے کے قریب اس کو جیل کے اندر واپس لے کر جایا جاتا ہے تو اس کے والد اتنے جذباتی ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اندر جیل میں واپس جاتی ہے تو پانی تو شاید اس کو مل جاتا ہے، لیکن جب کھانے کا پوچھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی کھانے کا وقت ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حالات ہیں، میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک خاتون اس کے ساتھ اس حد تک انتقامی کارروائی ہے؟ ایک خاتون جس کا لاہور میں کھڑے ہو کے ایک جملہ ہے، چلو مان لیا صنم جاوید نے کہا کہ آگ لگا دو، اب کون کہتا ہے کہ ساتھ کے شہر میں آگ لگی تو صنم جاوید کے کہنے پہ لگی؟ کون کہتا ہے کہ دوسرے صوبے میں آگ لگی تو صنم جاوید کے کہنے پہ آگ لگی؟ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس نے صنم جاوید کی ایما کے اوپر کسی جگہ کی نکڑ پہ جا کے آگ لگا دی، کس نے کسی چوک میں آگ لگا دی کیونکہ صنم جاوید نے کہا تھا۔ یہ انصاف کرنا بڑا ضروری ہے، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی لکھے جاتے رہیں گے، صنم جاوید کا بھی لکھا جاتا رہے گا، عالیہ حمزہ بھی لکھی جائے گی، اور جو موجودہ حکمران ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے کہ کیسا انسانیت کے برخلاف جا کر سلوک ہوا ہے، جانوروں سے بدتر سلوک ہوا ہے۔ ایک بچیاں اس طرح سے وینوں میں ڈالی جا رہی ہیں، جگہ جگہ ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ وہ کیا مطلب، آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ جگہ جگہ ان عورتوں کو گھمایا جاتا ہے تو وہ وقت یاد آتا ہے، وہ پرانا پتھروں کا زمانہ یاد آتا ہے، جہالت کا زمانہ یاد آتا ہے، جب ان کسی کے کیے کی سزا جو تھی وہ گھر کی عورتوں کو دی جاتی تھی، گلے میں توق پہنائے جاتے تھے، پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی، گلے میں زنجیروں کے علاوہ ہاتھ ان کے بند ہوتے تھے، کوڑے ان کو مارے جاتے تھے اور جگہ جگہ پھرایا جاتا تھا۔ یہ سلوک اس وقت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں نہ جمہور کی آواز ہے اور نہ اسلام کا کوئی نام ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر احرام کھلوائے جا رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی۔ میں پڑھ رہی تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ صبح 11 بجے ان کی آنکھ کھلی، نماز انہوں نے خود ہی ادا نہیں کی۔ مہر بانو قریشی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کی والد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، نہ ان کے والد کو اجازت دی گئی ہے نماز عید کی، نہ عمران خان صاحب کو نماز عید کی اجازت دی گئی، حالانکہ ان سے نماز عید کی اجازت مانگی گئی تھی، طلب کی گئی تھی، اس کے باوجود نماز عید جو ہے ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ خواتین کو اس طرح سڑکوں پہ بے غیرتوں کی طرح، بے شرموں کی طرح پھیرایا جا رہا ہے، جہاں پہ نماز کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر احرام بندھے ہوئے کھلوائے جاتے ہیں؟ یہ تو کفار نے کام کیے تھے، مگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی عام چیز کے اوپر، وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور ان کا جو جذباتی پن ہے، وہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اختیارات کے اس کا نشہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت۔ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے پاس ایک صوبہ موجود ہے، مگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ جو جاتے ہیں گریڈ سٹیشنز میں جاتے ہیں، بجلی بحال کر دیتے ہیں، یہ صرف پشاور کا یا صرف کے پی کے کا حال، یہ پورے ملک میں یہ حال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گنڈا پور صاحب کی یہ حرکتیں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا کر رہی ہیں۔ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم بھی جا کے گریڈ سٹیشنز پہ حملہ کریں اور جا کر بجلی جو ہے وہ وہاں پر بحال کر دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے تئیں جو فیصلے کر رہے ہیں، اپنے جو وہ ایک چبارے پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس کا نقصان نہ صرف کے پی کے اٹھائے گا، خیبر پختونخوا اٹھائے گا، بلکہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی 804 بھی اٹھائے گا، کیونکہ اس کی طاقت ابھی یہ صوبہ ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کی پارٹی کے پاس ایک صوبہ ہے جو وفاق سے بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، ادروائز اگر یہ صوبہ بھی گیا تو پھر سڑکوں پر ہی بات ہوگی، اور سڑکوں پر ڈنڈا بھی چلتا ہے، لاٹھیاں چلتی ہیں، سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تماشا لگتا ہے۔ اگر آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو مت کریں آپ کی۔ گورنر راج کی صورتحال اور اس کا راستہ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور وہاں پر جو ایم پی ایز ہیں وہ بحال کر رہے ہیں، اس کی میں آپ کو سب سے بڑی وجہ بتا دیتی ہوں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں نا اپنے پیر پہ خود کلہاڑا مارنا، علی امین گنڈا پور صاحب اپنے پیر پہ تو کلہاڑا مار رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی پیروں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں، خان صاحب کے پیروں پر بھی کلہاڑا جا کر مار رہے ہیں۔
इस वक्त आप देख रहे होंगे अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ वहां पर कर रहे हैं, वो चैन की बांसुरी एक बजा रही है पूरी विफाकी हुकूमत। होने ये जा रहा है और सोचा ये जा रहा है कि क्यों ना केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए। अब गवर्नर राज की जब बात आती है तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं वो। लेकिन मैं आपको इसकी कुछ तौजीहात पेश करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या वजूहात हैं कि केपीके के अंदर इस वक्त गवर्नर राज के बारे में सोचा जा रहा है किसी ना किसी सतह पर। उसकी वजह यह है कि आईने पाकिस्तान का 10वां बाब जो है वो गवर्नर राज के हवाले से बयान करता है। उसकी दो सूरतें हैं, दो ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत, आर्टिकल्स हैं जिनके तहत ये सारी सूरत हाल जो है वो बन सकती है। पहला आर्टिकल 232 है, दूसरा जो है 234 है। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो फैसल करीम कुंडी को बड़ी बातें करते हैं कि गवर्नर एक अलामती ओहदा है, मगर अगर गवर्नर राज लग गया तो सारे इख्तियारात जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब के पास जो है वो चले जाएंगे, जो इससे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं। होता यह है कि जब अगर गवर्नर ये लिख कर भेज दे, ये आर्टिकल 234 में आपको बता रही, अगर गवर्नर मौजूदा प्रेसिडेंट या सदर को ये लिख कर भेज देता है अपनी रिपोर्ट में कि सूबे के अंदर अंदरूनी तौर पे खलफशार है, बेचैनी पैदा हो रही है, तो ऐसी सूरत में जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे मौजूदा सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनके पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर राज इसके अंदर लगा सकते हैं। सिर्फ गवर्नर राज में हाई कोर्ट के इख्तियारात, पिशावर हाई कोर्ट के या सूबे की जो हाई कोर्ट है उसके इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे, वो आज़ाद होगी, लेकिन बाकी हर सतह पर गवर्नर राज लगा सकते हैं और सदर के पास ये इख्तियार मौजूद होता है। इसके अलावा एक और सूरत है, एक और आर्टिकल 232 में आपको बता देती हूँ। उसमें कहा जाता है कि अगर ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास चली जाती है कि सूबे के अंदर जो है बेचैनी है, जंग का खतरा है, या अंदरूनी तौर पे खतरात हैं, या जंग किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की हरकतों से नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में होता है कि सदर जो है गवर्नर राज की समरी दोनों हाउसेस के पास भेजता है। पार्लियामान अगर इस चीज को मंजूर कर लेता है तो ऐसी सूरत में 10 रोज के अंदर अंदर गवर्नर राज लग सकता है। और गवर्नर राज में जो अली अमीन गंडापुर साहब धमकियां देते हैं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, ऐसी सूरत कुछ नहीं हो सकेगी। पूरे मुल्क की फोर्स होती है जो गवर्नर राज की इंप्लीमेंटेशन के लिए अपना रोल प्ले करती है। फिर ऐसी सूरत में ना अली अमीन गंडापुर साहब कुछ कर सकेंगे, ना केपीके के अंदर कोई दूसरा शख्स कुछ कर सकेगा। तो खुदा के वास्ते अली अमीन गंडापुर साहब ये जो है ये जज्बातीपन अपना कंट्रोल में रखें, इस हद तक इख्तियारात के नशे में मत डूबें कि आप तो डूबे ही डूबे, खान साहब भी डूबे, पूरा सूबा भी डूबे। तो एक सूबा है उसको संभाल के रखिए और तरीके सलीके के साथ अपने इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल कीजिए। ये एक वज़ीर आला के इख्तियारात का इस्तेमाल और चीज़ है, गुंडागर्दी एक और चीज़ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर होश के नाखून ना लिए तो ऐसी सूरत में इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को आप नुकसान पहुंचाएंगे। आप खुद तो जो करेंगे सो करेंगे, पूरी पीटीआई इसको भुगतेगी। और ये जो अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और केपीके से शुरू होने वाला मामला है, ये सारा का सारा जो है वो समंदर बुर्द हो जाएगा, सब मिट जाएगा। सड़कों के ऊपर जो है एहतजाज हो सकते हैं, मगर सड़कों पर फैसले कभी नहीं होते। इस बात को समझना चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, अपने साथ साथ अपने जो अंडर उनके एमपीएस हैं सूबे के अंदर, उनको भी समझाना चाहिए कि सड़कों के ऊपर तमाशा हुआ करता है, सड़कों पर कभी भी फैसले नहीं हुआ करते। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।